हे भाई, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो भाई, कैसे हैं सब लोग? क्या सब लोग एकदम मचा रहे हैं? क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं? अगर सब के सब एकदम उड़ा रहे हैं तो भाई आज का इस लेक्चर नंबर 10th में हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है भाई, तो हमने इसके पहले ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और बस एक दो लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर पर प्रोसीड कर जाएंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन। सबसे पहले तो ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्या है भाई? ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई इम्प्लांटेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर अटैचमेंट। किसका? मेरा नहीं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सर ब्लास्टोसिस्ट क्या था? कुछ सुना सुना लग रहा है भैया, पिछले लेक्चर में सुनाया था मैंने। ठीक है, 32 to 64 स्टेज सेल स्टेज इज नथिंग बट योर ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? अरे बोलो भाई, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर एंडोमेट्रियम वॉल। क्लियर है भाई? तो अब वो अटैच कैसे होता है? ठीक है, मान लो कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आ गया आपके यूट्रस में, अब उसे अटैच भी तो करवाना है ना भाई। तो अटैच कैसे होता है? तो अटैच बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपका जो जाइगोट जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, अब आपको इमेजिनेशन लगेगा भैया थोड़ा सा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट आया, ब्लास्टोसिस्ट मानो कि आ रहा है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस रीजन से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, और अब ये पहुंच गया कहां पर? यूट्रस में पहुंच गया। अब यूट्रस में पहुंचने के बाद अब इसे एम्बेड होना है किस पर? अब इसे एम्बेड होना है एंडोमेट्रियम की वॉल पर। क्लियर है एकदम? अब उसे एंडोमेट्रियम की वॉल पर एम्बेड होना है तो कैसे होएगा देखना अभी। मान लो कि ये क्या है, आपके एंडोमेट्रियम की वॉल है। एंडोमेट्रियम की वॉल में ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये क्या आ गया? ब्लास्टोसिस्ट आ गया। क्या आ गया? आपका ब्लास्टोसिस्ट आ गया। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसे आगे भी फर्दर ऐसा प्रोसीड होता जाएगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट ऐसा आ गया और इसके ऊपर जो इस लाइन होती है वो लाइन ऐसे इसके ऊपर ऐसे एस्केप कर जाते हैं, अलग कलर से बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, कौन सा कलर ले? रेड कलर में, ब्लू कलर लेते हैं। चलो ठीक है, जो एंडोमेट्रियम की मान लो ये क्या है? एक लाइनिंग है। ठीक है, फंक्शनलिस की लेयर है मानो। ठीक है, फंक्शनलिस की लेयर है और फंक्शनलिस की लेयर क्या करती है? इस ब्लास्टोसिस्ट को ऐसा एम्बेड करना शुरू हो जाती है। समझ लो, ये फंक्शनलिस की लेयर इस ब्लास्टोसिस्ट को ऐसा एम्बेड करना शुरू हो जाती है। ठीक है, एम्बेड होना शुरू हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर ऐसा समा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर समा जाता है। इट इज नथिंग बट द इम्प्लांटेशन। यही इम्प्लांटेशन है, समझ लो, यही इम्प्लांटेशन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन होता कब है? ठीक है, तो इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन आपका कब होता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर 7 days, आफ्टर 7 days। ठीक है, इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। मान लो कि फर्टिलाइजेशन अगर आज हुई है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन आज हुई तो आज के 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मतलब उसे 7 दिन लगते भैया। ठीक है, उसे 7 दिन लगते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, उसे 7 दिन लगते हैं। ठीक है, आप सोच भी सकते हो, देखो नॉर्मल सेल डिवीजन का साइगा जो ह्यूमन का नॉर्मल सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? ऑफ कोर्स 24 आवर्स। क्लियर है? तो एक दिन में मान लो कि एक दिन में 2 सेल, ठीक है, दूसरे दिन 4 सेल, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये आप देखना कि 7वें दिन पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर दे बेटा भाई, एकदम कैलकुलेशन पूरी एकदम नल है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या आपको? पूरा पूरा इम्प्लांटेशन बस इतना ही है इम्प्लांटेशन में। ठीक है, इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ किसका होता है? आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कुछ भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स है इनसे आगे के हमें वो लिखने बस। ठीक है, अब मैंने कल इसका हमने पिछले लेक्चर में हमने ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बनाया था। मैं आज वो फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट जो है वो छूटे थे और काफ़ी सारे मतलब मेरे जो भाई लोग हैं यहाँ पर उनके कुछ थोड़े से डाउट्स आए। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो देखना,
तो मान लो कि ये है आपका क्या, ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट। देखो भैया कितना खतरनाक सर्कल बना है, ठीक है भैया, टेक्नोलॉजी भी शर्मा जाए, समझ रहे हो। यस, तो हमने यहाँ पर ऊपर क्या बनाया था, एक ट्रोफोब्लास्ट नाम की कुछ ऐसी लेयर बनाई थी क्या मेरे भाई, ठीक है, याद करो भाई, कुछ ट्रोफोब्लास्ट नाम की कुछ ऐसी लेयर बनाई थी क्या, हाँ सर बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। और इसके अंदर सर हमने कुछ इनर सेल मास बनाया था क्या, ठीक है, कुछ ऐसा इनर सेल मास बनाया था क्या मेरे भाई, ठीक है, मान लो कि ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इनर सेल मास बनाया था क्या भाई, हाँ सर बनाया था, बनाया था, क्लियर है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर क्या बनाता है, ठीक है, ये आगे तो वैसे आएगा ही, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट आपका आगे चलकर बनाता है आपका कोरियोनिक विलाई। सर ये क्या होता है, अभी समझाता हूँ, आगे आने वाला है वो कोरियोनिक विलाई, ठीक। ये जो आपको रेड कलर से जो इनर मास सेल दिख रहा है, ये इसमें एनसीईआरटी ने एकदम क्लियर मेंशन किया है कि इट डिफरेंशिएट, ठीक है, इट डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है भैया। ये जो इनर सेल मास है, ये वाला जो ये इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास आपका एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है, यही आपका एम्ब्रियो बनाता है। मैं 2 मिनट रुको, ठीक है, इंक भरानी पड़ेगी, लगता है इंक खत्म हो चुकी है, ठीक है भाई, क्लियर इतना। तो ये पूरा का पूरा है, ओके सर, ये है पूरा का पूरा आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, आफ्टर 7 डेज होता है, और क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है वही आपका डिफरेंशिएट हो जाता है, किसमें, आपका एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो में आपका डिफरेंशिएट हो जाता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का होना नहीं चाहिए, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं प्रेगनेंसी की तरफ। अब प्रेगनेंसी होती कैसी है, प्रेगनेंसी में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो बस 1 मिनट, हो गया क्या भाई, चलो भाई, अब नाम ले लेंगे हम प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हम किसे कहेंगे, सबसे पहले प्रेगनेंसी हम उसे कहेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट भी हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, ठीक है। अब उसके अटैचमेंट के बाद अब प्रेगनेंसी में क्या होता है आपका, अब उसे पालन, उसे थोड़ा सा पोषण वगैरह लगेगा ना भाई, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट लगेगी ना भाई, उसे ड्यूरेशन को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, आया समझ में। और जो पीरियड चलता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू स्पीशीज वेरी करता है, जैसे ह्यूमंस पे जो जेस्टेशन पीरियड है वो है कुछ 9 मंथ्स, अगर आप एलिफेंट की बात करोगे तो वो है 22 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स, समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप डॉग वगैरह उनकी बात करोगे तो उनका बस 2.5 महीने का भैया, ठीक है। इसलिए आपको रास की बात बताता हूँ, ठीक है, एक एकदम बहुत ही खतरनाक कहानी हुई थी हमारे गांव में, ठीक है। क्या हुआ था, मतलब जो ऐसा चौक होता है ना, ठीक है, आई होप आप चौक समझ रहे होंगे। तो चौक में मस्त जो डॉग और डॉगिन थी भैया, उन दोनों का चल रहा था, ठीक है, इंटरकोर्स उनमें हुआ। और इंटरकोर्स होने के बाद भैया, मतलब मेरा पूरा उसमें ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो आई थिंक उन्होंने जुलाई या अगस्त में इंटरकोर्स किया था, और भैया देखा तो डायरेक्ट दिवाली के वक्त भैया उन्हें बच्चों को, अरे भाई साहब ये कैसा हो गया, ये तो इकोलाई से भी फास्ट है भैया ठीक है, मजाक करो, ठीक है, इकोलाई का ज़्यादा ही फास्ट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया एकदम साउंड सोल्यूशन, मतलब भैया चकित हो गया। फिर जब वो इंटरकोर्स करते ना भाई, आपको पता है इतनी भीड़, आजू बाजू इतनी भीड़ जमा हो जाती ना, तो बच्चे क्या करते हैं भाई, जो पत्थर वगैरह लेते भैया उनको मारने लगते भैया, पता नहीं क्यों कि उनको मारने लगते यार, क्या मजा मिलता है बता नहीं भाई। भाई उनका यार चल रहा है तो उनको चलने देना चाहिए यार, पता नहीं उनको क्या मजा आता है, लेकिन खैर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत है भाई, इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये है, तो चलो थोड़ा सा आजू बाजू वाला थोड़ा सा बाजू में रखते हैं और अपना क्या बोलते हैं उसे, चैप्टर को शुरू करते हैं, आई मीन जो टॉपिक है हम उसे शुरू करते हैं। अब प्रेगनेंसी है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी कितने मंथ्स की होती है इन ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस में कितनी देर की प्रेगनेंसी होती है मेरे भाई, तो प्रेगनेंसी होती है आपकी कुछ 9 मंथ्स की, सही बात है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ, हाँ सर 9 मंथ। अगर आप शास्त्र के अनुसार जाना चाहें तो शास्त्र के अनुसार 9 मंथ्स 9 डेज, 9 मंथ 9 डेज, ये इसे एवरेज माना जाता है। एवरेज इन द सेंस के मतलब ये हेल्दी पीरियड माना जाता है, ठीक है, ये एक हेल्दी पीरियड माना जाता है। तो ये है क्या आपका प्रेगनेंसी का है। अब प्रेगनेंसी में होता क्या है, आपने प्लेसेंटा का नाम सुना होगा, वहां पर ये आएगा। अब मैंने यहाँ पर कोरियोनिक विला लिखा था, कोरियोनिक विला क्या होता है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई,
अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसका अटैचमेंट हो चुका है, अब उसे पालन पोषण हमें करना पड़ेगा। तो अब पालन पोषण हमें कैसे मिलेगा, उसको मिल जाएगा क्या? नहीं, हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट एकदम सही चल रहा है, मार्केट डाउन नहीं चल रहा है, तो अब इन्वेस्टमेंट हमारी साकार हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जो कोरियोनिक विलाई में फॉर्म होता है, ठीक है, अब कोरियोनिक विलाई फॉर्म, कोरियोनिक विलाई is formed from ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अब सर कैसे? अब देखो, जब हमने कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, अब हमने कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें क्या हुआ था, एक ऐसा बाहर वाला हम नीले कलर से बना रहे थे, 1 मिनट, ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी। ठीक है, ये क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट थी। ठीक है भाई, ये क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट थी। अब एक ट्रोफोब्लास्ट आगे डिफरेंशिएट होती है कोरियोनिक विलाई में। अब ये कैसे डिफरेंशिएट होती है सर? देखो, कुछ ऐसा यहां से अब डिफरेंशिएट हो रहा है, तो कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, देखो विलाई क्या होती है? फिंगर लेग प्रोजेक्शन। फिंगर लेग प्रोजेक्शन दिख रही है? दिख रही है। देखो, जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, तब जब मैंने बोला था कि भैया विलाई बहुत फिंगर लेग स्ट्रक्चर बहुत सारे आने वाले हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है फिंगर लेग स्ट्रक्चर, देख लेना। ठीक है, पहली लाइन में मेंशन है फिंगर लेग स्ट्रक्चर, आप देख लेना अगर आपको झूठ लग रहा है तो। इसलिए मैं बोल रहा था कि फिंगर लेग स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, सो कंफ्यूजन क्या है, इसमें भी फिंगर लेग स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट से जो डिफरेंशिएट हुआ है वो है आपका कोरियोनिक विलाई। अब इसका काम क्या है सर? ठीक है, आपने बोल तो दिया कि ये कोरियोनिक विलाई आपने फॉर्म कर दिया, चलो कोई गल नहीं है, तो ठीक है, कोई गल नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यही है जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला था कि बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो फिंगर लेग स्ट्रक्चर यही होता है आपके कोरियोनिक विलाई, यही होते हैं आपके कोरियोनिक विलाई। आ गया समझ? अरे बोलो भाई, अरे आ गया क्या? ठीक है, तो देखो, अब कोरियोनिक विलाई फॉर्म हो गई, तो ये काम क्या करते हैं सर? ये काम क्या करते हैं? अब ये कोरियोनिक विलाई ऐसा डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं सर, मतलब कैसा, कुछ समझ में आया? जैसे हम एरो बनाते हैं, ठीक है, एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन बताता है ना, तो बस ये भी वही काम करते हैं। अब इसमें पूरा का पूरा माल ऐसा जाएगा अंदर। ठीक है, अब ये जो इसमें जो बना है ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट ही है आपका क्या? प्लेसेंटा। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट ही है आपका क्या? प्लेसेंटा। अब सर प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है? अब प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन, सर किसके किसके बीच में है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल टिश्यू। फीटल टिश्यू के बीच में। आया समझ? अरे बोलो भैया, आया क्या समझ? ठीक है, तो सर ये प्लेसेंटा आपने बता दिया, ये काम कैसे करता है? ठीक है, काम कैसे करता है प्लेसेंटा, आपने ये तो बता दिया, लेकिन प्लेसेंटा काम कैसे करता है वो तो बताओ। बताते हैं ना, तो देखो प्लेसेंटा काम ऐसे करता है। सबसे पहले तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है मतलब सर कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा ऑफ कोर्स, तो ये क्या करता है? हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। ठीक है, सीक्रेट सम हार्मोन्स। सर हार्मोन्स के नाम क्या क्या है? सबसे पहला हार्मोन है HCG, मतलब सर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्लियर है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो भाई HCG को सीक्रेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन।
सर और कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है क्या? ऑफकोर्स करेगा भाई, क्यों नहीं करा। HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन। अरे भैया क्या है, वही ना, सॉरी सर, भांग पे क्या है क्या, लगता तो है भैया। ठीक है, प्लेसेंटल, अरे यार बहुत खिचड़ी हो गई यार, इसको हम बाद में लिखते हैं। इट एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, बस अभी इतना लिख लो। ठीक है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे एक्ट करता है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? HCG, HPL और रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब काफी सारे मेरे भाई के, ठीक है, मेरे बहनों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, ठीक है, यहां भी आपको बता जाओ कि क्या है। तो ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। तो वो सवाल ये चल रहा है कि यार ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, क्या इनको हार्मोन सीक्रेट करने का काम आ गया भाई। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ओवरी थी यार, ठीक है, ओवरी है एंडोमेट्रियम में भैया, वो करेंगे ना सीक्रेट। टू कितना कष्ट ले रहा है भाई, प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा उनको जाके बोला भाई देख कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग चल रहा है, पता नहीं कि कब किसका क्या हो जाए। ठीक है, मान लो कि अब हम दोनों साथ में हैं और कुछ ऐसा छुट्टा छड़ा अगर हो गया, अगर हम दोनों का अगर डाइवोर्स हो गया तो मेरे को हार्मोन कौन देगा? मैं तो लटक जाऊंगा ना भाई, मेरे बच्चे का सवाल है ना, जो भी एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका सवाल है ना मेरे भाई। ठीक है, तो प्लेसेंटा बोला भैया मैं रिस्क तो नहीं ले सकता, मैं तुम पर तो कतई भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हो एकदम चारों टाइप की इंसान। ठीक है, तुम क्या पता कि तुम हार्मोन के बदले में मेरे से कमीशन ले रहे हो। मैं केस भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरे बच्चे का सवाल है। FIR भी दर्ज नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे बच्चे का सवाल है। तो प्लेसेंटा बोलते हैं ठीक है भाई, हम खुद की मशीनरी बनाएंगे। ठीक है, हम खुद की मशीनरी बनाएंगे, हम नहीं तो कौन बे, अबे मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा प्लेसेंटा बोल रहे हैं। फिर प्लेसेंटा बोला ठीक है भैया, जो जो हार्मोन ओवरी सीक्रेट करेगी ना वो हम करेंगे, एक्सेप्ट दैट HCG HPL। ठीक है, HCG और HPL जो है वो ओवरी सीक्रेट नहीं करती है, रिलैक्सिन भी ओवरी सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन तो करती है, प्रोजेस्टेरॉन तो करती ही है। रिलैक्सिन, हाँ एक छोटा सा इंसाइड का पॉइंट है। ठीक है, लेटर सीक्रेटेड बाय ओवरी आल्सो, लेटर सीक्रेटेड बाय ओवरी आल्सो। ठीक है, ओवरी से भी सीक्रेट होता है बाद में। ठीक है, फिर इसके अच्छे काम को देखती है, ओवरी भी थोड़ा सा अपना योगदान कर देती है। ठीक है भैया ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वरना इनहिबिटर तो दुनिया में बहुत सारे पड़े भाई। ठीक है, इनहिबिटर की कमी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव से ज्यादा आपको आजू बाजू आपके निगेटिव ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये तो भैया कलयुग का सत्य है, चलो कोई गल नहीं। तो फिर अच्छे काम को देखते हुए इसने बोला ठीक है भाई, हम भी थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट में योगदान कर देते हैं, हम भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट एकदम तगड़ा है भाई। ठीक है, तो ये है। तो फिर प्लेसेंटा बोला ठीक है भाई कोई गल नहीं कर दो। तो सर क्या बस प्लेसेंटा है, बस वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही काम करेगा, उसके पास कुछ दूसरा काम नहीं है सर उसका फंक्शन क्या है? मान लो कि वो हार्मोन सीक्रेट करता है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। सर क्या बस उसका एक ही फंक्शन है हार्मोन सीक्रेट करना, कुछ और नहीं कर सकता? करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है आपका प्लेसेंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या है सर? वो क्या है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फंक्शन है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का भी एक्सचेंज करता है। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज करता है भैया। बोलो भैया, मतलब ये तो डायरेक्ट घर की पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन से अगर पानी नहीं आएगा तो पिएगा क्या, धोएगा कैसे, आई मीन कपड़े कैसे धोएगा, समझ रहे हो? तो ये बात है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेट वेस्ट मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सचेंज करने का काम करता है, एक्सेट्रा बहुत सारा हो सकता है ना भाई। ठीक है, बच्चा है छोटा सा, उसको इम्यूनोलॉजिकल सेल्स कौन देगा, WBC कौन देगा? माँ ही तो देगी, माँ देगी ना भाई। भाई सबसे अगर कोई श्रेष्ठ है ना इस दुनिया में तो वो बस माँ है भैया। ठीक है, अपनी माँ है बस, और कोई नहीं है। क्लियर है? तो ये भी इसके क्या है, छोटे छोटे फंक्शंस है जो कि ये सब कर रहे हैं। सर आप मुझे एक बात बताना, अब जो प्लेसेंटा होगा, ठीक है, अब जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा तो सेल्यूलर होगा,
प्लेसेंटा तो सेल्यूलर होगा। तो प्लेसेंटा तो मान लो कि एक प्लेसेंटा है, चलो कोई गल, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, किसकी मदद से होगा? तो वो मददगार प्लेसेंटा का जो मददगार है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके पास, ठीक है, मेरे पास मान लो कि खोखला पेन है, ठीक है भैया, खोखला पेन मिल गया भैया। हाँ, तो मान लो कि मेरे पास एक खोखला पेन है, ठीक है, खोखला पेन। अब इस पेन के अंदर एक नीली कलर की रिफिल दिख रही है, तो मान लो कि ये जो आपको आउटर पार्ट जो दिख रहा है ये है आपका प्लेसेंटा, और इसके अंदर से जो निकल रही है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड, समझे? जो आपको बाहर वाला दिख रहा है ये वाला प्लास्टिक की बॉडी, ठीक है, हालांकि दोनों प्लास्टिक है, जो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है वो है आपका प्लेसेंटा। उसके अंदर से जो पास हो रही है वो है कि आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड ये पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है, समझ में आया? एकदम जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है और उसके अंदर आपका मटेरियल है जो भी भरा होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी है, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर तो कोई लगाता नहीं भैया, ठीक है, सब अंबानी तो नहीं ना भैया, ठीक है। तो ये बात है, तो इसके अंदर भी वही है सेम। तो जो अंदर वाली जो कॉपर की जो वायर है, एल्यूमिनियम की जो वायर है, वही है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसके ऊपर जो ऐसा लपटा हुआ है, जो वायर का जो लिपटा हुआ है वो है आपका प्लेसेंटा, समझ रहे हो? तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है आपका प्लेसेंटा, तो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? ट्रांसपोर्ट इज डन बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, आया क्या भैया समझ में? ठीक है, पूरा का पूरा फील लेना है भैया, जब तक आप इसके एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला, देख लेना, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? पूरा का पूरा एक काम करें, छाप लीजिए, पूरा का पूरा प्लेसेंटा हमने इसमें लिख रखा है, तो छाप लीजिए भैया फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आया हो, आपने लिख लिया होगा। अब जो पॉइंट्स आता है, अब पॉइंट आता है पूरा पूरा थ्योरी बेस, पूरा थ्योरी वाला पॉइंट आएगा अभी, ठीक है। बोर्ड में आने के चांसेस है, नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, तो मिस तो हम नहीं कर सकते भैया, ठीक है। तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है भैया, पहले तो 2024 जो नीट का पेपर का इतना बड़ा कांड हो चुका है, पता नहीं 25 में क्या करेंगे, तो चलो कोई गल नहीं, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे, ओके सर, पढ़ेंगे। तो अब कुछ थोड़ा सा थ्योरी वाला पॉइंट आते हैं। हमने पढ़ा था सर कुछ, हमने हार्मोन्स के बारे में भी देखा ना मेरे भाई, ठीक है। हमने देखा HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, हमने देखा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन बस प्रेगनेंसी में सीक्रेट होते हैं और कभी भी ये सीक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली सीक्रेट ऑन, ठीक है, ओनली सीक्रेट ऑन मत लिखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बस प्रेगनेंसी के वक्त ही है हार्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं, बाकी कभी भी ये सीक्रेट नहीं होते हैं, समझ में आया क्या भिड़ू? अरे बोल भिड़ू, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा ऐसा कर्मकांड देखते हुए, ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट बढ़िया चल रही थी, ठीक है, प्रोजेक्ट एकदम खतरनाक वाला बन रहा है, तो बाकी यार अब कॉर्टिसोल हो गया, आपका थायरोसिन हो गया, उनकी देख के जलने लगी यार, ये क्या है भाई, ठीक है। हमारा भी यार नाम आना चाहिए यार, थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा तो हमारा नाम आना भी चाहिए कि हमने भी थोड़ा सा 10-20 रुपए का योगदान किया था, ठीक है। सो जो आपके थायरोसिन है वो भी आ जाते हैं अपना क्रेडिट लेने, तो वो ऐसे आ जाते हैं कि वो बोलते हैं भैया ठीक है हम भी सीक्रेट होते हैं, ये जो हार्मोन्स है हम भी हमारे लेवल को बढ़ा देते हैं, ताकि जो आपका बच्चा बन रहा है, जो आपका आउटपुट निकलने वाला है, उसकी अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चले और वो अच्छा डेवलप हो पाए, क्लियर है? तो देखो भाई, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ठीक है, थायरॉक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, इनका लेवल बढ़ जाता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इन सबका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग, इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है भैया, ठीक है। इनका ये क्यों सर, क्यों इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है? उसका कारण ये है फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, लिखो फीटस तो नहीं लिख सकते, डेवलपिंग एम्ब्रियो
ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड परफॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आया समझ में? ये सबसे पहला तो हो गया आपका थ्योरी वाला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी वाला पॉइंट। और कुछ थ्योरी वाला पॉइंट्स आता है क्या सर? वो ये आता है कि हमारे एनसीईआरटी और एक कहती है कि द इनर मास सेल, ठीक है, इनर मास सेल जो हमने डायग्राम में बनाया था अभी, इनर मास सेल, ठीक है, जो इनर मास सेल है, इनर मास सेल्स डिफरेंशिएट इनटू आउटर एक्टोडर्म, ठीक है, आपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का नाम सुना ही होगा, ठीक है, एंड इनर मेसोडर्म, ठीक है, पहले आउटर एक्टोडर्म को और फिर बाद में इनर मेसोडर्म को, सॉरी भैया मेसोडर्म कैसे भैया, सूली पर अटका देंगे सर आपको, ठीक है, एंडोडर्म होता है ना बीच वाला, तो आई मीन अंदर वाला, ठीक है, वाला चल रहा था भैया, ठीक है, आउटर आपका एक्टोडर्म बन जाता है, और इनर आपका एंडोडर्म बन जाता है। और बाद में, ठीक है, बाद में देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट बोला है लेटर मेसोडर्म इज अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है, डायरेक्ट साक्षात एनसीईआरटी के लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, लेटर ऑन मेसोडर्म इज अपीयर बिटवीन एक्टो एंड एंडो, ठीक है, एक्टो और एंडो के बीच में आपकी मेसोडर्म आ जाती है। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? एकदम यस। अब ये जो बन गए सर, अब इनका काम क्या है? ये बनाते हैं आपके फर्दर ऑर्गन्स, ठीक है, दे मेक्स ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ठीक है, जैसे आपका मसल्स हो गया, आपके मसल्स मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं, आपकी नर्व से आपकी एक्टोडर्मली डिराइव होती है, आपकी क्या है वो, आपकी एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू आप अगर उसकी बात करोगे तो वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इससे आपके डिराइव होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एकदम भैया समझ में आ रहा है क्या? यस, वही आपके जो विसरल ऑर्गन है वो आपके मेसोडर्मल से, मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन आपके मेसोडर्मल से होता है, ठीक है। सो ये एक बात है ना मेरे भाई, ठीक है, आपका हार्ट मेसोडर्मली डिराइव, भाई 11th के एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, हार्ट आपका मेसोडर्म से बना है भाई, ठीक है, कार्डियक मसल होते हैं ना भाई उसमें, तो वो मेसोडर्म से बना है ना, तो ये एक बात, आपके स्केलेटल मसल मेसोडर्म से बने। तो ये सारा का सारा क्या करता है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये आपको ऑर्गन्स बनाने का काम करते हैं। समझ में आया? टिश्यू और ऑर्गन्स बनाने का काम कर रहे होते हैं। क्यों सर? इनके पास कैपेसिटी है भाई, प्रोलिफरेशन की इनके पास कैपेसिटी है। आगे वाला पॉइंट वही है, क्या है सर? आगे वाला पॉइंट ये है मेरे भाई की, ठीक है, आगे वाला पॉइंट ये है कि इनर सेल मास के पास, ठीक है, इनर सेल मास हैव numerous stem cells which have potency to give rise to new organ, ठीक है। इनर सेल मास, ठीक है, जो इनर सेल मास है उसके पास पोटेंशियल है भैया, उसके पास क्या पोटेंशियल, जो इनर सेल मास है उसके पास स्टेम सेल है, स्टेम सेल के पास ये पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टेम सेल को अगर आप निकाल लेते हो ना, और अगर आप उसे सुटेबल कंडीशन देते हो ना, तो स्टेम सेल ऑटोमेटिकली डिवीजन शो करते हैं। आपकी मान लो कि आपने कौन सी भी सेल ले ली, आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारा जो सेल डिवीजन है वो बंद हो जाता है, बस कुछ मान लो कि इंजरी हो गई, बस उसे ठीक करने में काम आता है, ठीक है। कुछ एज के बाद सेल डिवीजन हमारे बंद हो जाता है, प्लांट्स में कंटिन्यू रहता है। तो लेकिन जो स्टेम सेल होती है वो कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन कर रही होती है। आया समझ में? जो आपकी स्टेम सेल होती है वो कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन, वो अपने आप को डिवाइड करती रहती है क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है। अगर आपने इस इनर में जो इनर सेल मास है, अगर आप उसमें से अगर आपने एक स्टेम सेल को निकाला, आप नया बच्चा पैदा कर सकते हो क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है नए ऑर्गन डेवलप करने का। अगर ऑर्गन डेवलप कर रहा है तो ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप करेगा, अगर ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर रहा है तो आपका ऑर्गेनिज्म भी तो डेवलप कर सकता है ना मेरे भाई, समझ रहे हो? यस।
तो ये एक बात है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टेम सेल बस आपकी मेसोडर्मल डिराइव्ड नहीं होनी चाहिए या बस आपकी एक्टोडर्मल डिराइव्ड नहीं होनी चाहिए, वो तीनों मिलकर होनी चाहिए, तब ये होल ऑर्गेनिज्म बनेगी। समझ में आया? समझ में आया क्या? एकदम परफेक्ट। ठीक है, सो ये कुछ एनसीईआरटी के लाइंस हैं जो कि आपको रटने हैं। आप रटिए मत, आप इसे समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसे छाप लीजिए। अब आते हैं भैया आज का लास्ट टॉपिक कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। जो 9th मंथ का तो हमारा पूरा का पूरा जो जर्नी होती है, जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9th मंथ का, उसमें फीटस का हर महीने क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो 1 महीने बाद आपका एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो हार्ट इज डेवलप। ठीक है, हार्ट इज डेवलप। ठीक है, उसका हार्ट डेवलप हो जाता है। हम स्टेथोस्कोप से पता लगा लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप तो ऐसा भैया सबको पता होता है कि क्या होता है। ठीक है, अगर डॉक्टर के अगर आप देख रहे हो तो स्टेथोस्कोप तो सबको पता होता है। ठीक है, सो बाय स्टेथोस्कोप वी लिसनिंग द साउंड ऑफ हार्ट बीट, द साउंड ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हम हार्ट बीट की साउंड को सुन सकते हैं। आ गया समझ में एकदम परफेक्ट तरीके से? अरे बोलो भैया आ गया क्या? एकदम आ गया ना भाई समझ? ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकेंड मंथ की। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या होता है? सेकेंड मंथ में आपका होता है क्या होता है भैया? सेकेंड मंथ में आपका लिम्स एंड डिजिट्स थोड़ा सा फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लिम्स एंड डिजिट आपके फॉर्म हो जाते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लिम्स एंड डिजिट आपके फॉर्म हो जाते हैं। 3 मंथ में क्या होता है? थर्ड मंथ में क्या होता है? इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं भैया, ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है सर आपका? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है क्या? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है आपके मेजर ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं। मेजर ऑफ द ऑर्गन फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका फोरलिम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, फिफ्थ मंथ में क्या होता है? फिफ्थ मंथ में हमें फिटस की पहली मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस। ठीक है, फिटस की पहली मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। एंड हेयर्स ऑन हेड, हेयर ऑन हेड भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम 6th मंथ की अगर बात करें तो आपका इसमें क्या होता है? फाइन हेयर्स ऑन बॉडी हमें देखने के लिए मिलते हैं। 6th मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइमेस्टर। सर कैसे? देखो नाम में छुपा हुआ है ट्राई बोले तो 3 और मेस्टर बोले तो महीने, मंथ। ठीक है, सो 3 महीने। ठीक है, मतलब सेकेंड 3 महीने मतलब 6 महीने तो हो गए ना भाई। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? फाइन हेयर्स ऑन बॉडी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऑन बॉडी। ठीक है, फाइन हेयर्स ऑन बॉडी। आई लैशेस सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं। और आईलिड्स आपके सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड्स आपके सेपरेट हो जाते हैं। और इसके बाद सॉरी, इसके बाद आपका फीटस डेवलप हो जाता है। फीटस इज डेवलप। ठीक है, इसमें फीटस आपका डेवलप हो जाता है, बस थोड़ा सा पालन पोषण करता है और 9th मंथ में उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो इस दुनिया में आ जाता है। भैया बधाई हो, बच्चा पैदा हुआ है आपको, लेकिन अगले क्लास में पैदा होगा, आज नहीं होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा पालन पोषण देंगे। ठीक है भैया, अब आपको बस बच्चे को बस एक लेक्चर भी वोम के अंदर रहना है और बाद में भैया वो भी इस दुनिया को देख पाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में देख पाएगा, आज नहीं देख पाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इतना बड़ा भैया पेशेंस अगर रखा है, अगर 10वें लेक्चर तक अगर पेशेंस रखा है तो 11th लेक्चर तक भी पेशेंस रख सकता है। तो ये है पूरा का पूरा कहानी। ठीक है, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट छूटा है क्या? मैं ऐसा देख लेता हूँ।
ठीक है, कुछ छूटा वगैरह तो नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, 6 महीने मतलब दूसरे 3 महीने, ठीक है, मतलब दैट इज 3 + 3 दैट इज 6, मतलब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है सर? 1 ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो 1 ट्राइमेस्टर कितने वीक का होता है? तो वो होता है आपका कुछ 12 वीक्स का। ठीक है, 12 वीक्स का। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका कितने इसका होगा? आपका 24 वीक्स का होगा। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर आपका 9th मंथ कंप्लीटेड, एकदम परफेक्ट। 36 मंथ का जो कि होता है। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। ठीक है, यह आज का जो लेक्चर है वहाँ पर आपका पूरा का पूरा समाप्त होता है आज। ठीक है, एक बात जो मेरे दिल में कब से बसी हुई थी, जो मैं आपको बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, वो बात है ये। ठीक है भैया, थोड़े से व्हाट्सएप की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। TQ, थैंक यू भाई। ठीक है, आपने इस लेक्चर को सुना, आपने इतना पेशेंस बनाए रखा। और क्या भैया, सब बस अभी खुशखबर की, ठीक है, खुशखबर सुनने के लिए से एकदम बेताब है सबके सब। ठीक है, लेकिन वो खुशखबर आने वाली है अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आपको पेशेंस बना के रखना है भैया। मिठाई खा के जाएंगे आज। ठीक है, आज जो लड़का हो गया लड़की बाद में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आज मिठाई खा के जाएंगे भैया। ठीक है, आज तो मिठाई खा के जाएंगे भैया। क्लियर है? तो इतना तो हमारा लेक्चर आज हो चुका है। और अगले बचता एक लेक्चर बचता है, बस पार्चुरेशन बचता है हमारा। और पार्चुरेशन और लैक्टेशन बचता है। ठीक है, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। और बाद में फिर हमारा चैप्टर खत्म, बच्चा पैदा हो गया, इस दुनिया में आ गया। अब उसे आगे कैसे करना है अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ा था भाई? ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है कि बच्चे पैदा कैसे करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये बताया है कि बच्चे को पैदा कैसे नहीं करते हैं। समझ रहे हो, पूरा अपोजिट चैप्टर है भैया। ठीक है, पता नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सबका ऐसा फेवरेट चैप्टर है जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे आपका बैरियर मेथड यूज हो गया, बैरियर मेथड में आप, ठीक है, किसी को पता ना हो, बैरियर मेथड में सबको पता होता है कि क्या क्या यूज होता है भैया। उस चैप्टर में बताऊंगा कि बैरियर मेथड में क्या यूज होता है। तब तक पेशेंस को बनाए रखें और पढ़ते रहे। इसके बाद आपको NCERT जरूर 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 जितनी बार पढ़ो उतनी बार अच्छा है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में 11th लेक्चर में, जिसमें हमारा चैप्टर हो रहा होगा खत्म। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भैया। और एक बात भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया प्लीज बस। ठीक है, बस 53 सब्सक्राइबर यार अभी तो। ठीक है, थोड़ा सा भैया बढ़ाओ यार, ग्राफ को कुछ ऐसा बढ़ाओ मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है भाई। ठीक है, अगर चलो कोई गल नहीं, बकवास की बातें बाद में करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।